नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक को टाल दिया गया है। ये बैठक 13 और 14 जुलाई को होनी थी, पर अब ये बैठक नहीं होगी। साथ ही यूसीसी को लेकर विपक्ष की एक बड़ी बैठक दिल्ली में होनी थी, उसे भी टाल दिया गया है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों इस बैठक को टाला गया? देखिए, इसलिए टाला गया क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट वर्सेस शरद पवार नहीं रही। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी भी इस युद्ध में अपना भूमिका निभाना शुरू कर चुकी है। अभी अभी जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो खबर आ रही है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो अजीत दादा थे, उनके जाने के बाद एनसीपी ने जितेंद्र अवार्ड को आपने बना दिया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये जितेंद्र अवार्ड है कौन भाई? और ये एनसीपी के पास जब लोग ही नहीं हैं, जब ये क्लेम किया जा रहा है कि पार्टी टूट गई है, हमारे पास तो 45 विधायक हैं, तो ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर होना चाहिए वो कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। अब आप ये समझिए, हर आदमी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए कूद गया है। कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी के साथ नहीं, सब अपनी अपनी राजनीति अपने अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं। तो एक विस्फोटक की स्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में, जिसका असर साफ साफ दिख रहा है कि ये नेशनल पॉलिटिक्स और विपक्षी एकता के ऊपर भी इसका बड़ा असर दिखने को मिल रहा है। आज क्या हुआ? आज एक मीटिंग होनी थी कि किस तरीके से यूसीसी का विरोध किया जाएगा। आज तय था कि तमाम विपक्षी पार्टियां, ये जो पटना में जो मेला में गए थे सब लोग, हाँ, वहाँ जो मेला चल रहा था, तो उन लोग ने तय कर रखा था, लेकिन कल विस्फोट हो गया। महाराष्ट्र के अंदर में भूकंप आ गए वहाँ की राजनीति में। तो अब सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे। अब भाई कौन क्या करे? तो ये तो मीटिंग कैंसिल हुई मालूम चला कि जो बेंगलुरु में जो विपक्षी एकता का जो बैठक होनी थी, उस पे भी सवाल खड़े हो गए, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब आप देखिए, पटना से ये लोग निकले। पटना से निकलने के बाद इन लोगों ने वहाँ तय किया कि भाई हम करेंगे शिमला में कुछ दिन के बाद ये तय हुआ कि भाई शिमला में नहीं होगा, अब बेंगलुरु में होगा। अब बेंगलुरु भी वो वहाँ पे ग्रहण लग गया है। बेंगलुरु में भी अब उस पर सवाल खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे हैं कि भाई कहाँ जाए, क्यों जाए। अब शरद पवार ने ही ये बेंगलोर की घोषणा किसने की थी? शरद पवार ने। अब शरद पवार ने घोषणा की तो ये माना जा रहा था कि शरद पवार नीतीश कुमार को साइड लाइन करके, अब देखिए पटना की मीटिंग के बाद से नीतीश कुमार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। अब वो अपनी पार्टी को बचाने में जुटे हुए हैं। खबर ये आ रही है कि अगला विस्फोट वो पटना में ही होने वाला है। ये इतनी लंबी चौड़ी जो बातें ये लोगों ने किया था, पर पटना में सारे विपक्षी पार्टियों ने वहाँ खुद के लाले पड़े हुए हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार को सामने ला करके, और इस वजह से भी वन ऑफ द रीजंस जो अजीत पवार ने कल बताया कि शरद पवार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसलिए हम लोग इस बात को लेकर के नाराज हैं, क्योंकि देश की जनता तो प्रधानमंत्री मोदी को ही प्रधानमंत्री के रूप में, और ये बात एनसीपी की मीटिंग में शरद पवार खुद मान चुके हैं। तो ये वन ऑफ द रीजन था। लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र देखिए, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला नहीं कि उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जितेंद्र अवार्ड को आपने जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है, इसको हटाओ, हमारे पास ज़्यादा संख्या है। अभी अशोक चौहान का जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महाराष्ट्र के सबसे वरिष्ठ लीडर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो ये कांग्रेस पार्टी के पास आना चाहिए। हमारे पास 45 है, शरद पवार के पास क्या बचा है? और बाकी सारे लोग तो चले गए उधर, संख्या हमारी ज्यादा है। तो अब कोई एलओपी वो ना एनसीपी से और ना ही उद्धव ठाकरे गुट से होगा, ये हमारे गुट से होगा। तो आप ये समझिए कि ऑल आउट वॉर जिस मकसद के साथ
भारतीय जनता पार्टी इस सारे प्लान को आगे लेकर के जा रही है, उसका साफ साफ असर देखने को मिल रहा है। ये विपक्षी एकता का क्या होगा? अब देखिए विपक्षी एकता का मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। केशव वेणुगोपाल जो है राहुल गांधी के दाहिने हैंड, वो बाकायदा ट्वीट करके ये घोषणा कर रहे हैं कि पटना की मीटिंग की अपार सफलता के बाद, हाँ अपार सफलता के, भाई अनाउंसर हो क्या? है ये जो मजमा लगाने वाले लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अपार सफलता, ये कैसी तुम्हारी सफलता? सारे लोग शरद पवार को फोन कर रहे हैं, शरद पवार कह रहे हैं कि नहीं मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। लेकिन मीटिंग को लेकर भी विरोधाभास देखा जा रहा है। सुबह केसी त्यागी ने कहा कि मानसून सत्र के बाद अब विपक्षी एकता की बैठक होगी, तो वहीं केसी वेणुगोपाल ट्वीट करके बता रहे हैं कि 17 और 18 जुलाई को। भाई ये कोई मीटिंग नहीं होने वाली, ये सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। 17-18 तक में नीतीश कुमार की पार्टी बची रहेगी तो भगवान मालिक, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि आप देखिए पटना की अपार सफलता के बाद आपने तो ट्वीट कर दिया, उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पे हमला कर दिया, कांग्रेस पार्टी पे हमलावर हो गए। उन्होंने कह दिया भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की बी टीम है, वो प्रधानमंत्री मोदी को जितवाना चाहते हैं, वो हमें समर्थन नहीं दे रहे हैं। इतना तो हुआ। वो कलकत्ता में आप देखिए क्या हुआ, वहां पे मालूम चल रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। वहां पे कार्यकर्ताओं को बाकायदा टॉर्चर किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के। तो आप ये देखिए कि ये सारी चीजें हुई। उसके अलावा भी हुई केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अब आप देखिए कि ये पटना में सारे लोग बैठे हुए थे एक साथ, आपस में लड़ लिए। उमर अब्दुल्ला लड़ गया केजरीवाल से, केजरीवाल लड़ गया खड़गे साहब से, कांग्रेस पार्टी से ममता बनर्जी लड़ गई, सीपीएम से ममता बनर्जी लड़ी, और उधर केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सीपीएम से हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये देखिए कि विपक्षी एकता के नाम पे जो एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट किया जा रहा था, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है वो देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए वाला ब्रिगेड। ये तमाम जो दलाल पत्रकार किस्म के लोग हैं, अब वो कह रहे हैं भाई ईडी सीबीआई, ईडी का नाम बदल के रख दो बीजेपी। अरे भैया सारी चीजें, ये कौन सा नया काम हो रहा है इस देश के अंदर में? शरद पवार पार्टी तोड़ के मुख्यमंत्री बने थे, अलग पार्टी बना करके फिर कांग्रेस का समर्थन करना शुरू कर दिया था। तो जो राह शरद पवार ने अपने लीडर्स को सिखाई, वही उसी राह पे अजीत पवार आगे चल रहे हैं। राजनीति में तो ये सारी चीजें होती ही है, ये तो बात की बात है। लेकिन ये जो विपक्षी एकता का जो शगुफा इन लोगों ने शुरू किया था, भाई क्या हुआ? आज आपने क्यों नहीं मीटिंग की? अगर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो फिर आज तो मीटिंग होनी चाहिए थी। वो मीटिंग भी कैंसिल आपने कर दी। अब पता नहीं क्या हो। अब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो है अब इसको मानसून सेशन के बाद ये टलता ही जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज डेमोक्रेसी में जनभावना इन विपक्षियों के साथ नहीं है। जनभावना देखिए, वो खबर आ रही है भाई पटना के अंदर से कि जेडीयू के बहुत सारे एमपी जो है वो विद्रोह के मूड में हैं। उनको लग रहा है कि यही दिस इज द राइट टाइम बेबी, कि अब यहाँ पे अब जो है पलटी खाने का समय आ गया है। तो वहाँ अलग मुसीबत चल रही है। एक तो खबर मैंने सुनी कि एचडी देवगौड़ा के जो बेटे हैं वो बड़ी चिंतित है कि पता नहीं हमारी पार्टी में कौन अजीत पवार निकल जाए। तो इस तरह से पूरा कोलाहल मचा हुआ है, किसको समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या चीज। तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं पलटी ना मार ले। देखिए नीतीश कुमार के सारे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बाकायदा अपने आप को उस मोड में देख रहे थे कि वो सारे विपक्षी पार्टियों के एकदम बिल्कुल सर्वमान्य नेता बन करके उभरेंगे। उन्हीं के छत्र छाया में, उनकी ही प्लानिंग में, उनकी ही फार्मूला पे और उनकी ही अध्यक्षता में विपक्ष जो है एकजुट होगा। कांग्रेस पार्टी ने लंगी मारी, वो उधर धाराशायी हुए। वो धाराशायी होने के बाद वो अपनी जान बचाने में जुटे हुए हैं। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है, महाराष्ट्र में एक ऐसा गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी का बन रहा है जिसमें एक वीक उद्धव ठाकरे, एक वीक शरद पवार, और खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के भी कई सारे लोग जो है महाराष्ट्र के अंदर वो इस डूबती हुई नैया को
छोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी एक नाथ शिंदे गुट में जो है वो शामिल होने वाले हैं। तो एक चारों तरफ से। लेकिन आज शाम को एक बड़ी बैठक है यूसीसी को लेकर पार्लियामेंट्री बोर्ड की, लेकिन उसके पहले विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हो रही थी, इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, इसका असर क्या पड़ेगा, यूसीसी के ऊपर तो जनता तैयार है इस देश में। आप ढंग से कोई पोजीशन नहीं ले पा रहे हो। आप ये समझिए कांग्रेस पार्टी आकर के नहीं करेगी, विरोध कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि भाई पहले प्रपोजल तो आ जाए, सारी चीजें हो तो जाए, जब वो ड्राफ्ट लेकर के आएंगे तब हम अपने बयान देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, भाई आपने सुना शरद पवार यूसीसी पे कुछ बोल नहीं रहे, उद्धव ठाकरे ने यूसीसी का समर्थन कर दिया। तो ये जो राजनीतिक जो मुद्दे जो बनते हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को कैलकुलेट करती है कि इस फला इशू के ऊपर हम अपनी क्या बात रखें कि जिससे हमारा समर्थन वो नुकसान ना हो, उसमें फ़ायदा हो। यूसीसी एक ऐसा हथियार है, ये उसको कहते हैं कि दोधारी तलवार है, जिसमें विपक्ष पूरी तरीके से फंस गया है। और ये सारी चीज़ें जो हो रही है, अब मेन विपक्षी एकता के चाणक्य दो थे, वो दोनों धाराशायी हो गए। नीतीश कुमार भी निपट गए और शरद पवार भी निपट गए। अरविंद केजरीवाल तो खुश होंगे, लेकिन उनके लिए भी एक बुरी खबर अभी जो है कोर्ट से थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जो हो रही है, एक तरीके से आप ये समझिए कि महाराष्ट्र में जो सुनामी आई है, इसमें ये जो विपक्ष की जो नाव जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो नाव जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर और वो डूब चुकी है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो महाराष्ट्र में खेल हुआ, उसका असर विपक्षी एकता की मीटिंग पर देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में 13 और 14 जुलाई को विपक्षी एकता की बैठक होनी थी। हालांकि ये बैठक इसके पहले शिमला में होनी थी, उसके बाद इसको चेंज करके बेंगलुरु में रखा गया था, पर वो भी अब टल चुका है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।